नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही फाउंडेशनल विषय पर बात करने वाले हैं। जी। विषय है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोर्स कोड है 1006N। हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए बनाई गई एक प्रेजेंटेशन है। तो आज हमारा मिशन एकदम साफ है। इस विषय के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उनको समझना, ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। बिल्कुल। इस चर्चा का लक्ष्य रटना नहीं है बल्कि समझना है। हम बेसिक कंपोनेंट से शुरू करेंगे, फिर एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाएंगे। अच्छा। सर्किट्स के नियमों को समझेंगे और आखिर में एसी सर्किट्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी आसान बनाएंगे। बढ़िया। तो चलिए इस विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो हमारा फोन हो या टीवी, आखिर बनता किन चीजों से है? मतलब सबसे छोटे लेवल पर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव और एक्टिव? हाँ, और चैप्टर 1 जो है वो पैसिव कंपोनेंट्स पर ही है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी को कंट्रोल या स्टोर तो करते हैं, लेकिन खुद एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें सबसे पहला और सबसे आम है रेजिस्टर, यानी प्रतिरोधक। रेजिस्टर, जैसा नाम से ही लग रहा है ये किसी चीज का विरोध करता होगा। एकदम सही। रेजिस्टर सर्किट में करंट के बहाव का विरोध करता है। आप इसे सर्किट का स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं। स्पीड ब्रेकर, ठीक है। जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर गाड़ी की रफ्तार को काबू में रखता है, वैसे ही रेजिस्टर करंट को एक लिमिट में रखता है ताकि आगे लगे जो नाजुक कंपोनेंट्स हैं वो खराब ना हो। तो ये ऊर्जा का करता क्या है? ये ऊर्जा को गर्मी के रूप में खत्म कर देता है। अच्छा, तो रेजिस्टर ऊर्जा को गर्मी बनाकर उड़ा देता है। लेकिन मैंने सुना है कि कैपेसिटर और इंडक्टर भी पैसिव कंपोनेंट्स हैं, पर वो ऊर्जा को स्टोर करते हैं। तो ये ऊर्जा को खत्म करने से कैसे अलग है और इसका असल में फायदा क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर इन तीनों का सबसे बड़ा अंतर छिपा है। रेजिस्टर ऊर्जा को खर्च कर देता है, वो वापस नहीं मिलती। ओके। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर ऊर्जा को, कह सकते हैं, उधार लेकर कुछ देर के लिए रख लेते हैं। उधार लेते हैं? हाँ, कैपेसिटर ऊर्जा को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, जैसे एक बहुत छोटी सुपरफास्ट चार्ज होने वाली बैटरी, और इंडक्टर ऊर्जा को एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। अच्छा। इसी ऊर्जा के लेन देन की वजह से हम फिल्टर, ट्यूनर और कई तरह के सर्किट बना पाते हैं। ये तीनों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की नींव हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं जो करंट को रोकते हैं या ऊर्जा को स्टोर करते हैं। लेकिन हम ये जानेंगे कैसे कि सर्किट में हो क्या रहा है? मतलब हम बिजली को देख तो सकते नहीं। बिल्कुल। यहीं पर हमारे उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। सबसे आम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर? हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, मल्टी यानी ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को माप सकता है। ये एक तरह से सर्किट का डॉक्टर है जो बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। मल्टीमीटर तो सिर्फ एक नंबर बताता है, लेकिन मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि इंजीनियर्स असल में सिग्नल को देखते कैसे हैं। हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं। क्या कोई ऐसी स्क्रीन होती है जो करंट की लहर को दिखा सके? हाँ, बिल्कुल होती है, और वो एक बहुत ही कमाल का उपकरण है जिसे कहते हैं CRO, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO? ये सिर्फ मान नहीं बताता, बल्कि किसी भी सिग्नल की वेव फॉर्म यानी उसकी शक्ल को स्क्रीन पे लाइव दिखाता है। अच्छा, लाइव? हाँ, इससे हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड मतलब ऊंचाई और फ्रीक्वेंसी यानी रफ्तार भी देख और माप सकते हैं। अगर मल्टीमीटर सर्किट का थर्मोमीटर है तो CRO उसकी ECG मशीन है। और अगर CRO सिग्नल को देखने के लिए है तो क्या कोई ऐसा उपकरण भी है जो सिग्नल बनाने के काम आता हो? जरूर, उसे कहते हैं फंक्शन जनरेटर। ये अलग अलग तरह की वेव फॉर्म्स जैसे साइन, स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेव बना सकता है, जिनकी जरूरत हमें सर्किट को टेस्ट करने के लिए पड़ती है। अच्छा, तो ये तीनों? तो संक्षेप में कंपोनेंट्स सर्किट बनाते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स उस सर्किट के व्यवहार को मापने और विश्लेषण करने में हमारी मदद करते हैं। तो अब तक हमने जिन कंपोनेंट्स की बात की वे सब पैसिव हैं। असली जादू तो तब शुरू होता होगा जब हम सिग्नल को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि बढ़ाना यानी एम्पलीफाई करना सीखते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम शायद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स पर टिकी है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम? इनकी खासियत ये है
कि इनकी चालकता यानी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स जैसे तांबा और इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक के बीच की होती है। बीच की होती है। हाँ, ये अपनी मर्जी से कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बर्ताव कर सकते हैं। और मैंने डोपिंग शब्द भी सुना है, ये क्या होता है? डोपिंग ही वो प्रक्रिया है जो सेमीकंडक्टर को जादुई बनाती है। जब हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो उसे डोपिंग कहते हैं। अच्छा, इसी से हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एन टाइप और पी टाइप, क्या इन नामों का कोई खास मतलब है? हाँ, और इसे याद रखना बहुत आसान है। एन टाइप में ज्यादातर करंट नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, इसलिए एन फॉर नेगेटिव। ओके, एन फॉर नेगेटिव। और पी टाइप में करंट होल्स की वजह से बहता है, जिन्हें हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान सकते हैं, इसलिए पी फॉर पॉजिटिव। और जब इन एन और पी को मिलाते हैं तब क्या होता है? तब बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और हीरो, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड। हाँ, ये एक कमाल का कंपोनेंट है। ये करंट के लिए वन वे स्ट्रीट की तरह काम करता है, मतलब करंट को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। सिर्फ एक दिशा में? हाँ, हमारे फोन चार्जर में एसी को डीसी में बदलने का पहला स्टेप यही करता है। अच्छा, डायोड अगर एक वन वे स्ट्रीट है तो ट्रांजिस्टर क्या है? वो तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर डायोड एक दरवाजा है जो सिर्फ एक तरफ खुलता है, तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा दरवाजा है जिसे एक बहुत छोटे से सिग्नल से खोला या बंद किया जा सकता है। यह एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। बेस पर दिया गया छोटा सा करंट कलेक्टर और एमिटर के बीच एक बड़े करंट को कंट्रोल करता है। हाँ, इसी वजह से ट्रांजिस्टर स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन दोनों काम कर सकता है। तो ये हो गई एनालॉग दुनिया की बात, जहां सिग्नल लगातार बदलते रहते हैं। अब उस डिजिटल दुनिया का क्या, जहां सब कुछ सिर्फ 0 और 1 होता है? ये सिस्टम कैसे काम करता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार ही बाइनरी सिस्टम है और इस 0 और 1 की भाषा को प्रोसेस करने का काम करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स? ये डिजिटल सर्किट के कह सकते हैं दिमाग की कोशिकाएं हैं। सबसे बेसिक गेट है एंड गेट। एंड गेट? इसमें जब सभी इनपुट हाई यानी 1 होते हैं तभी आउटपुट हाई यानी 1 होता है। अच्छा, सभी एक साथ? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए 2 अधिकारियों को एक साथ अपनी चाबी घुमानी पड़ती है। जब तक दोनों चाबी नहीं घुमाएंगे मिसाइल लॉन्च नहीं होगी। और ओआर गेट इसका उल्टा होगा शायद? लगभग। ओआर गेट में अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई हो जाता है। कोई भी एक? हाँ, ये घर की डोरबेल की तरह है। चाहे आप ऊपर वाला बटन दबाएं या नीचे वाला, घंटी बजेगी ही। ठीक है। और तीसरा बेसिक गेट है नॉट गेट, जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं। इसका काम बहुत सीधा है। ये इनपुट को उल्टा कर देता है, 1 को 0 और 0 को 1। मैंने यूनिवर्सल गेट्स के बारे में भी पढ़ा है, जैसे नैंड और नॉर। हाँ, इन्हें यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सिर्फ नैंड गेट्स या सिर्फ नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी दूसरा गेट मतलब एंड और नॉट बना सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ही तरह के गेट से। हाँ। इसीलिए ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके अलावा XOR और XNOR जैसे स्पेशल गेट्स भी होते हैं जो तुलना करने वाले ऑपरेशंस के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, पैसिव और एक्टिव, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए लॉजिक गेट्स भी हैं। जी, लेकिन वे कौन से नियम हैं जिनका ये सब पालन करते हैं? क्या कोई एक फंडामेंटल लॉ है, जैसे भौतिकी में न्यूटन के नियम होते? हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बुनियादी और जरूरी नियम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ? ये कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी सर्किट में वोल्टेज V उसमें बहने वाले करंट I के सीधे अनुपात में होता है। इसका सरल सूत्र है V = IR। V = IR? जी, ये तीनों में से किन्हीं 2 के बारे में पता हो तो तीसरा निकाला जा सकता है। और इन कंपोनेंट्स को जोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, सीरीज और पैरेलल? बिल्कुल। सीरीज में कंपोनेंट्स एक लाइन में एक के बाद एक जुड़े होते हैं। इसमें कुल रेजिस्टेंस सभी को जोड़कर मिलता है। सीधा सीधा जोड़ देते हैं? हाँ। पैरेलल में सभी कंपोनेंट्स के सिरे एक साथ जुड़े होते हैं। इसमें कुल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जिसमें हम उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स को जोड़ते हैं। ये तो हुई इलेक्ट्रिक सर्किट की बात, जो हमें समझ आती है क्योंकि इसमें तारे होती हैं, करंट बहता है।
लेकिन कोर्स में एक टॉपिक मैग्नेटिक सर्किट्स भी है, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। चुंबक में तो कोई तार नहीं होती, तो उसका सर्किट कैसे बनता है? ये एक बहुत ही सामान्य सवाल है। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब तारों का सर्किट नहीं है। ये वो बंद रास्ता है जिसका अनुसरण मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं करती हैं। अच्छा, एक रास्ता। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना इलेक्ट्रिक सर्किट से करना। ये एनालॉजी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये तुलना कैसे काम करती है? देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला बल है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल है एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चीज बहती है वो है करंट। मैग्नेटिक सर्किट में जो चीज स्थापित होते हैं वो है फ्लक्स। ये तुलना तो दिलचस्प है। तो क्या रुकावट के लिए भी कोई तुलना है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है? बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव में जो रुकावट डालता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के रास्ते में जो रुकावट डालता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस। इसे ऐसे सोचें, रेजिस्टेंस एक संकरा पाइप है जो पानी यानी करंट के बहाव को मुश्किल बनाता है। उसी तरह रिलक्टेंस एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने में आनाकानी करता है। तो दोनों ही अपने अपने सर्किट में रुकावट का काम करते हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने जिन नियमों और सर्किट्स की बात की वो ज्यादातर डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर लागू होते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो पावर आती है वो तो एसी होती है। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट। वो इससे कितनी अलग है? काफी अलग। एसी का मतलब है वो करंट जो अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है। इसकी वेव फॉर्म आमतौर पर साइनसॉइडल होती है, यानी एक लहर की तरह ऊपर नीचे होती है। इस वेव फॉर्म से जुड़ी कुछ बातें समझना जरूरी हैं। पहली है फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में ये वेव कितनी बार अपना साइकिल पूरा करती है। भारत में ये 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज। ठीक है। दूसरी है टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय। और मैंने एम्पलीट्यूड और आरएमएस वैल्यू जैसे शब्द भी सुने हैं, इनमें क्या फर्क है? एम्पलीट्यूड तो वेवफॉर्म का अधिकतम मान है, यानी उसकी चोटी, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू। लेकिन आरएमएस वैल्यू ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ये एसी का प्रभावी मान है, मतलब उसकी काम करने वाली ताकत। काम करने वाली ताकत। इसे ऐसे समझें, अगर आपको एक केतली में पानी गर्म करना है तो 230 वोल्ट एसी उतनी ही तेजी से पानी गर्म करेगा जितना 230 वोल्ट डीसी। अच्छा। भले ही एसी की वोल्टेज लगातार बदल रही है, उसकी आरएमएस वैल्यू उसकी असली हीटिंग पावर बताती है। हमारे घरों में जो 230 वोल्ट आता है वो असल में आरएमएस वैल्यू है। और एसी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण शायद ट्रांसफार्मर है ना, जो हमें बिजली के खंभों पर बड़े बड़े बॉक्सों की शक्ल में देखते हैं। एकदम सही। ट्रांसफार्मर एसी सर्किट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य काम है वोल्टेज के स्तर को बदलना। बदलना मतलब स्टेप अप यानी बढ़ाना या स्टेप डाउन यानी घटाना, और वो भी बिना फ्रीक्वेंसी बदले। ओके। ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करती है। और इसका एक गोल्डन फॉर्मूला भी है जो कहते हैं कि परीक्षा में लगभग हमेशा आता है। हाँ, वो है इसकी ईएमएफ इक्वेशन। E = 4.44 FN phi m। E = 4.44 FN phi m। जी, इस फॉर्मूले में E ईएमएफ है, F फ्रीक्वेंसी है, N वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या है और phi m अधिकतम फ्लक्स है। ये फॉर्मूला ट्रांसफार्मर की पूरी कार्यप्रणाली का सार है और इसे समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक बेहतरीन वैचारिक अवलोकन था। अब चलिए इसे व्यवहारिक बनाते हैं। एक छात्र जो परीक्षा का सामना कर रहा है, उसके लिए इस ज्ञान को अंकों में बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डायग्राम कितने महत्वपूर्ण हैं? बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिना डायग्राम के उत्तर अधूरा माना जाता है। अच्छा। 3 डायग्राम्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, पीएन जंक्शन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के व्यवहार को दिखाती है। दूसरा,
AC साइन वेवफॉर्म जिसमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को सही से लेबल करना हो, और तीसरा सभी लॉजिक गेट्स के सिंबल्स। और बनाने के लिए कोई टिप? मेरी सलाह है कि पेंसिल से साफ सुथरे चित्र बनाने की प्रैक्टिस करें। और इन सभी चीजों के कुछ असली दुनिया के उदाहरण क्या हैं ताकि ये याद रहें? डायोड का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा मोबाइल चार्जर है, जो AC को DC में बदलता है। इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन? ट्रांसफार्मर तो हमारे पावर ग्रिड की रीढ़ है। पावर स्टेशन पर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है और हमारे घरों के पास स्टेप डाउन। सही है। कैपेसिटर्स का उपयोग पंखे के रेगुलेटर और पावर सप्लाई में फिल्टरिंग के लिए होता है। और लॉजिक गेट्स तो हर डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सबके प्रोसेसर की जान है। अब सीधे परीक्षा पर आते हैं। छोटे 2-3 नंबर के सवालों के लिए किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए? छोटे सवालों के लिए परिभाषाएं और अंतर महत्वपूर्ण है, जैसे पैसिव कंपोनेंट्स क्या हैं, डोपिंग को समझाएं, ओम्स लॉ का कथन लिखें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में 2 समानताएं बताएं और RMS वैल्यू को परिभाषित करें। इनके उत्तर सीधे और सटीक होने चाहिए। और 5 नंबर वाले बड़े सवालों के लिए? बड़े सवालों के लिए विस्तृत व्याख्या और डायग्राम की जरूरत होती है, जैसे PN जंक्शन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्राम के साथ समझाना। ठीक है। सभी लॉजिक गेट्स के सिंबल्स और ट्रूथ टेबल्स बनाना और ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन की डेरिवेशन करना। इन सभी प्रश्नों में डायग्राम बनाना लगभग अनिवार्य है। तो चलिए जाने से पहले एक बार सब कुछ तेजी से दोहराते हैं। हमने पैसिव कंपोनेंट्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर से शुरुआत की। जी। फिर सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की एनालॉग दुनिया को समझा। उसके बाद हम 0 और 1 की डिजिटल दुनिया में गए और लॉजिक गेट्स को देखा। फिर हमने सर्किट्स के सबसे बड़े नियम ओम्स लॉ V=IR को पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट की महत्वपूर्ण तुलना को समझा। बिल्कुल। और आखिर में हमने AC सर्किट्स और ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत को जाना, जिसका सबसे जरूरी फॉर्मूला है E=4.44 FM। बिल्कुल। तो ये था इस विषय का एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक रिवीजन। मेरी अंतिम सलाह यही है, डायग्राम साफ बनाएं, उत्तर पॉइंट्स में लिखें और न्यूमेरिकल्स का अभ्यास जरूर करें। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। याद रखें, सही रणनीति और रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।